हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स है और जी एक्स है। हमें क्या निकालना है? फॉग ऑफ 1 निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फॉग 1 निकालना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया? G1 निकाला। G1 किस तरह से निकलेगा? हमने जी एक्स जो गिवन है, हमने इसमें x की जगह क्या लिख दिया? यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? log 1। और log 1 हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 0 के बराबर। अब क्योंकि फॉग 1 निकालना था तो हमने इसे क्या लिख दिया? f ऑफ G1। और हमें पता है f ऑफ G1 अगर हमें निकालना है तो G1 की जो वैल्यू अभी निकाली थी 0, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया? 0। ये क्या बन जाएगा? f0। अब हम क्या करते हैं, x है और यहाँ है 0, तो हमने यहाँ पर x की जगह e की पावर में क्या रख दिया? 0। और ये क्या बन गया? e की पावर 0 क्या बन जाता है? 1। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, एक ये गिवन है कि जो ऑर्डर है वो क्या है इसका? a का 3/3 है। और हमें क्या निकालना था? 2a का डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि हमें पता है, अगर k का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका ऑर्डर क्या है? n/n है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? k को हम बाहर लेके आते हैं और इसकी जो पावर है वो हम कितनी लिख देते हैं? n। और इनटू में क्या लिख देते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसी तरह से हम क्या करा? हमने ये जो 2 है इसको हम बाहर लेकर आए और हमने a को क्या लिख दिया? डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास है 4। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर क्या आ जाता है हमारे पास? 32। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की। तो हमने क्या किया, इसमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई की सभी टर्म से, इसके बाद हमने 3 की मल्टीप्लाई की और फिर इन दोनों को क्या कर दिया? प्लस। प्लस करने के बाद हमने कंपेयर किया, 2x + 3 को 9 के इक्वल रखा और यहाँ से क्या करा? x की वैल्यू निकाली। इसी तरह से 2y को इक्वल रखा हमने 12 के और y की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, यहाँ पर है डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स वाले में क्या करते हैं? कंपेयर करके वैल्यू निकल जाती है, लेकिन डिटर्मिनेंट वाले में हमें क्या करना होता है? पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। जैसे इधर आ जाएगा 2 और इससे निकालेंगे कितना आएगा? -20। 2x की x से मल्टीप्लाई 2x² और 6 की 4 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 24। माइनस करा 18 आ गया माइनस का। इसके बाद हमने क्या किया? ये जो माइनस का 24 है इसको ले गए इस साइड, ये हो गया प्लस का। अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? 6 और 2x²। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 3 और x की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास ±√3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स x² - 4/x - 2। हमें क्या दे रखा है? ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और हमें क्या निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये लिया x² - 4/x - 2। अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 2, तो ये क्या हो जाना है? ये हो जाता है 0/0। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसके ना फैक्टर बना के सॉल्व किए। ऊपर लगाया a² - b² का, कि मतलब a - b और a + b। तो उससे क्या हुआ? हमारे पास ये ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स कट गई हैं। तो ये क्या आया हमारे पास? x + 2। तो इसके बाद हमने क्या किया? x की जगह यहाँ पर 2 पुट किया। 2 पुट करने पर ये कितना आ गया? 4। और जो दूसरी वैल्यू है वो है क्या? k। तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इससे? 4। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है, तो हमने क्या किया? वॉल्यूम किसका था? स्फीयर का था। स्फीयर का वॉल्यूम है, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको लिख दिया 4/3 πr3। और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें निकालना था r के रिस्पेक्ट में। तो हमने 4/3 π ऐसे लिखा और r³ का डिफरेंशिएशन कर दिया 3r²। इसके बाद 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 4πr²। r की जगह क्या लिखना है हमें यहाँ पर? 4। और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 4 जा 64। तो आंसर आ गया हमारे पास 64 π cm3।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहे थे कि जो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे एक्स एक्सिस के। तो ये हमें याद कर लेना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है एक्स एक्सिस के ये होंगे 1 0 0, वाई के होंगे 0 1 0 और जेड के होंगे क्या 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये लिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम ये जो सबसे नीचे टर्म है सबसे ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। और 10th में हमने पढ़ा था टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 10x और जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास क्या x, और हम क्या लगा देते हैं लास्ट में प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 9 था, ये LPP का है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, एक तो मैक्सिमाइज हमें क्या करना है z, और एक ये दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि 1 मार्क्स का है तो हम थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। क्या गिवन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखेंगे इधर तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 4। तो हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया और शेडिंग कहाँ कर दी, क्योंकि लेस देन है तो अंदर की साइड शेडिंग कर दी हमने। तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आए 0 0 4 0 और 0 4। ये तीनों पॉइंट हमने कहाँ रख दिए, इस जेड के अंदर रख दिए। तो ये जो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स थे ये हमने जेड के अंदर पुट किए तो हमारे पास वैल्यूज़ आई 0 12 और 16। तो इसमें मैक्सिमम देखना था, मैक्सिमम वैल्यू आई है कितनी 16 आई है। किस पॉइंट पर आई है 0,4 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में हमें इसका इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया प्रोडक्ट रूल से। कैसे, फर्स्ट टर्म ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन किया सेकंड टर्म का, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ और डेरिवेटिव किया हमने फर्स्ट टर्म का। इसके बाद हमारे पास x और e की पावर माइनस एक्स इसमें कॉमन था तो इधर बचा माइनस एक्स और इधर क्या बचेगा हमारे पास +2। इसके बाद क्योंकि हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी थी, मतलब हमें वो वैल्यूज़ निकालनी थी जिससे पता चल सके कि इसका इंटरवल क्या होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इस dy/dx को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर रखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले क्या ये x है, x से तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 0, और जो दूसरी टर्म है 2 माइनस एक्स, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या बन गया, इंटरवल बन गया। कैसे बना, सबसे पहले तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर इसके बाद एक 0 और क्या लिखा 2। तो हमने क्या किया, ये जो रियल नंबर लाइन है इसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में। कौन से, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 0, एक 0 से 2 और एक 2 से इन्फिनिटी। तो हमने सबसे पहला इंटरवल लेंगे, क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से 0 लिया, माइनस इन्फिनिटी से 0। अगर हम 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं हमने -1 ली और इसको हम डिफ्रेंशिएशन में रखें, इधर अगर हमने -1 रखा तो हमारे पास आएगा नेगेटिव वैल्यू, और इधर अगर हम -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे -1 रखा तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगी पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 पर क्या है, डिक्रीजिंग है। इसके बाद हमने क्या लिया, 0 से 2, 0 से 2 मान के चल लेते हैं, हमने ले लिया एक 1 ले लिया, इनके बीच में एक टर्म ली जो कि क्या मान लिया हमने 1। अगर 1 यहाँ पर पुट करें तो ये कैसा आता है, पॉजिटिव। अगर 1 इधर पुट करें 2 माइनस 1, ये भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करें तो ये कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तीसरा नंबर लिया हमने 2 से लेकर इन्फिनिटी, मान के चला यहाँ पर हमने लिया 3। अगर इधर 3 लेते हैं तो ये आता है पॉजिटिव, इधर 3 लेते हैं 2 माइनस 3 आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग। हमें क्या दिखाना था कि इंक्रीजिंग कहाँ है, तो ये इंक्रीजिंग किस पर आया है, कौन सा इंटरवल है, वो है 0 से 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x, और ऑर्डिनेट्स गिवन है, x की वैल्यूज गिवन है -1 से +1 और x एक्सिस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें किसका निकालना था, x इंटू मोड एक्स का। तो हमें पता है जो मोड ऑफ x होता है ये नेगेटिव होता है
अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, और ये पॉजिटिव होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इसके साथ तो x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इससे x मल्टीप्लाई कर दिया। इधर x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इधर भी x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर। ऊपर वाला एक्स स्क्वेयर कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो हमने इसका ग्राफ बना लिया। ये देखो पैराबोला की इक्वेशन की तरह है, नेगेटिव है तो हमने नीचे की साइड बनाया, पॉजिटिव है तो कैसा बना लिया, ऊपर की साइड। बिल्कुल पैराबोला की तरह बनेगा। पता है हमें जो ये एक्स स्क्वेयर होता है पॉजिटिव वाले एक्स स्क्वेयर के लिए किस तरह से बनता है, ये वाला ये बनेगा इस तरह से, और नेगेटिव वाले के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। किस तरह से कि जब ग्रेटर देन वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो ये वाला ले लिया, सिर्फ ये वाला, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमने क्या ले लिया, ये वाला, और दोनों को मिलाकर इस तरह का एक कर्व बना दिया। अब क्योंकि हमें एरिया हमें निकालना है इसका, और प्लस में ये वाला। तो जो ये -1 से 0 है, क्योंकि ये नीचे की साइड है तो हमने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव का ले लिया, -1 से 0 तक y dx। अब ये पॉजिटिव एरिया है तो हमने ले लिया 0 से लेकर 1 तक y dx, पॉजिटिव का ले लिया। y की वैल्यू क्या है, अगर -1 से 0 मतलब लेस देन 0 है तो हमने इसको लिया माइनस का एक्स स्क्वेयर, और ग्रेटर देन 0 है तो ये हमने ले लिया प्लस का एक्स स्क्वेयर। हमने इसको जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया, 2/3। तो आप इसकी कैलकुलेशन 1 मिनट पॉज कर वीडियो को आप देख सकते हो, उसकी कैलकुलेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ये थी रोलीज थ्योरम। इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन ये होती थी कि अगर f(x) कॉन्टिन्यूस है, दूसरा f(x) डिफरेंशिएबल है, और अगर fa = fb है, तो यहाँ पर एक ऐसा c एग्जिस्ट करता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हमारे पास एक ऐसा c एग्जिस्ट करता था जिस पे डिफरेंशिएशन f' वो किसके बराबर आता था, 0। ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। हमें क्या निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है PQ का। तो सबसे पहले हम PQ किस तरह से निकालते हैं, हमें पता है x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 हमारे पास है 3j, और z2 माइनस z1 तो ये हो जाएगा k। फिर इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, जो ये आयोटा के साथ i के साथ है जो वैल्यू, इसका स्क्वायर, j के साथ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, और k के साथ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस करने पर यहाँ पर आया -1, और -1 का स्क्वायर होता है +1। इनको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -5, और -5 का स्क्वायर हो जाता है +25, और यहाँ से आएगा -4, और -4 का स्क्वायर आ जाता है 16। अगर इन तीनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है √42। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में हमारे पास लिखा हुआ है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स का, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कार्ड निकाला, उसके बाद हमने दूसरा कार्ड निकाला, लेकिन जो ये दूसरा कार्ड था ये बिना रिप्लेसमेंट के निकाला। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमारे पास दूसरी बार में कार्ड की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर क्वीन, दोनों की दोनों कार्ड क्या है, क्वीन। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो हमने पहला कार्ड जो है हमें पता है जो क्वीन है, क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4। तो जब हम पहला कार्ड निकाल रहे हैं, क्वीन निकाल रहे हैं, तो हम 4 में से निकालेंगे, और टोटल कार्ड कितने रहेंगे, 52। जब हमने एक कार्ड निकाल चुके हैं तो हमारे पास जो क्वीन है वो एक कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएंगी, 3, और टोटल कार्ड में से भी एक कम होगा तो कितना आ जाएगा, 51। अब क्योंकि हमें पता है इनकी सीक्वेंस की पहला कार्ड भी क्वीन है और दूसरा कार्ड भी क्वीन है, तो हमने इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर ली है। तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट किया, और कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 221। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो स्पेड कार्ड निकालें। स्पेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, और टोटल कार्ड हो गए 52।
क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक कार्ड कम हो जाएगा। इसमें से 13 में से एक कार्ड कम किया तो 12 और इसमें से एक कार्ड किया तो कितना गया 52। यहाँ पे भी हमें पता है कि दोनों की दोनों कार्ड क्या है, स्पीड है, सीक्वेंस हमें पता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 1/17। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास किसका है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं। जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनता है कॉइन टॉस करने पे। अब इनको क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए। तो एक हेड और एक टेल के हमारे पास 2 केसेस बनते हैं आउट ऑफ 4 केसेस। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 2/4 और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 1/2। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, पहली कंडीशन है A, B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अलग चीज़ होती है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज़ होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है ये क्या हो जाती है 0। और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ये दोनों अलग चीज़ हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो ये होता है और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो A इंटरसेक्शन B है ये हो जाएगी PA × PB के बराबर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज़ होती है और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अलग चीज़ होती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारे पास है गलत। अब देखो हमें पता है जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, देखो पहला तो हो गया गलत, पहला गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा बाद में देखेंगे, पहले तीसरा देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है PA = PB, जबकि मैंने बताया इंडिपेंडेंट में तो सिर्फ यही कंडीशन होती है, तो ये भी गलत है और ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर B, ये कैसे ठीक है या गलत है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में हमें पता है ये क्या गिवन है, PA' और B'। डैश को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये है इंटरसेक्शन का साइन। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन होती है, ये भी होती है, और हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पे अलग अलग नोट भी लगा सकते हैं। हमें पता है PA0 की वैल्यू क्या होती है 1 - PA और PB0 की वैल्यू क्या होती है 1 - PB। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, डिग्री निकालनी है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमने सबसे पहले देखा डिग्री निकालनी है तो हमने ऑर्डर देखा। ऑर्डर मैक्सिमम पावर क्या है, ऑर्डर क्या है, डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव है तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2। अब इसकी डिग्री देखनी है। डिग्री हमें पता है जो ये मैक्सिमम डेरिवेटिव है इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर हमें देखी जाती है इसकी पावर है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 1। लेकिन आइए इधर देखते हैं, यहाँ पर जब E की पावर में dy/dx आ रहा है तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। अगर ये नहीं होता, यहाँ पर E की पावर x लिखा होता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती 1, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन, वो भी किसके कारण, इसके कारण। कब होता है ऐसा, अगर E की पावर में dy/dx दिख जाए तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी, या फिर कॉस का जो एंगल है इसमें dy/dx दिख जाए तो ये भी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। अगर साइन का एंगल dy/dx दिख जाए तो इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइन होगी।